बिहार के मेरे समस्त छोटे भाई एवं बहन, मैं आपका बड़ा भाई विपिन शुक्ला सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने बनाए हुए सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड 10th बोर्ड टॉपर्स पर। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में ये बताने आया हूं कि आप लोगों का मैसेज जो काफी समय से लगातार आ रहा था, आप लोग लगातार परेशान थे कि सर हमारी 2026 की तैयारी कैसे होगी, कहां से होगी, हम लोग कितने दिनों में अपनी पढ़ाई को शुरुआत करेंगे, या हिंदी की शुरुआत हम लोग कहां से करें, या टॉपर्स क्या क्या पढ़ते हैं। इन सारी बातों को बेटा मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर बेटा वीडियो में आप आ गए हैं और आपके पास समय है तभी चीजों को देखिएगा, क्योंकि अधूरी ज्ञान बेटा बहुत खतरनाक होती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके भविष्य को देखते हुए जिस प्रकार आपने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, अपने इस परिवार को यहां तक पहुंचाया है, और ये परिवार बेटा आप लोगों के प्यार और सहयोग से आज 2000 की संख्या को प्राप्त करने वाला है। बेटा ये 2000 आपके लिए तो बहुत छोटा होगा और लोगों के लिए तो बहुत छोटा होगा, लेकिन हमारे लिए बेटा ये अपना 2000 2 मिलियन के बराबर है। तो जी हाँ बच्चों, अपने परिवार में 2000 पूरा होने में मात्र बेटा 30 से 40 बच्चों की और कमी है। तो मैं चाहता हूं जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं आज बेटा 2000 इसको पूरा करके और मौका दीजिए कि हम लोग पहला सेलिब्रेशन आज आप लोगों के साथ कर सके। आज आप लोगों के साथ बेटा 8 बजे वाली क्लास में जो दीपक सर की क्लास होगी उसमें हम लोग सेलिब्रेशन कर सके, केक वगैरह की तैयारी कर सके, उसमें आप लोगों का प्यार मैं दिखा सकूं। प्यारे बच्चों, एक बार सेशन को बेटा स्टेटस पे लगाइएगा, दूर दूर तक शेयर करिएगा। मैं डिस्कस करने वाला हूं जिसे लेकर के आप लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं बेटा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों को माने होंगे, क्योंकि बेटा ये परिवार तो आपका है ना, इसलिए मैं बहुत फोर्स नहीं करता हूं। आपने हमको यहां तक पहुंचाया है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की बेटा हम लोग हिंदी की बात करेंगे कि आपका न्यू सिलेबस क्या है। क्या बेटा सिलेबस पुराना वाला ही है या सिलेबस में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, इन सारी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे न्यू सिलेबस के अंतर्गत बच्चों। दूसरी बात हम लोग देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, या अभी तक एग्जाम पैटर्न क्या था और 2026 में एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन कहां से पूछेगा, इस बात को हम लोग भी देखेंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी होती है, उन बुकों को भी हम लोग बताने वाले हैं, उन बुक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फुल नोट्स पीडीएफ भैया, अच्छा भैया नोट्स की पीडीएफ कैसे बनेगी, क्या आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ कहां पे मिलेगा, या अगर आप लोग खुद से अपना नोट्स बनाते हैं तो कौन सा सबसे अच्छा रहेगा, कौन बेहतर रहेगा। प्यारे बच्चों ठीक है, 95+ स्कोर कैसे करते हैं और टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और प्यारे बच्चों, एक खुशखबरी की बात तो ये है कि अपना जो ये परिवार है इसका अपना ऐप आ गया है। जैसे ही आप YouTube पे सर्च करते हैं बिहार बोर्ड 10th बोर्ड टॉपर्स है, तो बेटा वहां डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाता है, नया शॉर्ट्स का लिंक मिल जाता है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाता है, यानी इस तरह की जो अपने रिलेटेड है सब कुछ वहीं पे मिल जाते हैं। उनसे आप जुड़ जाइएगा, सारी जानकारी आपको वहीं पे मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, एक बार आप लोग क्या करिएगा, इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिएगा। राजकिशोर बाबू शेयर करो बच्चों, प्रांजल कुमार है, सत्यम है, NKE विलेज में घूमने लोग लिए, अच्छा बाबू बहुत बढ़िया, NKE आर्यन, सभी बच्चों का नंबर मेरे पास है और सारे बच्चों की बात हमसे हुई है और होती रहती है। पंकज कुमार जी ठीक है, तो सारे बच्चों भाई एक बार इस संख्या को अधिक से अधिक पहुंचाना है और लोगों को बताना है। और जो आपको 24 तारीख की साइंस की परीक्षा होने वाली है और संस्कृत की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए मैं कल से क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जरा से भी आपको घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं बाबू आगे की ओर। अगर मैं बात करता हूं न्यू सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न बेस्ट बुक क्या है, सबसे पहले मैं बात करता हूं, थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा बच्चों मैं आपको दिखाऊंगा। मैं सब कुछ बना के लाया हूं, एक एक चैप्टर के बारे में दिखाने वाला हूं, दूसरा नंबर चैप्टर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, सब कुछ एकदम बहुत ही विधिवत तरीके से मैं दिखाऊंगा क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना होता है बेटा। क्योंकि अगर आपने हमारे ऊपर विश्वास किया है, भरोसा किया है, तो हमारी जिम्मेदारी है आपको 2026 में बेहतर से बेहतर अंक दिलाने की।
रही बात बेटा हिंदी की, मैं चर्चा करता हूं, पहले मैं चर्चा करता हूं बेटा। अगर मैं हिंदी की बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो आपके 10th में हिंदी जो होता है बेटा, ये 2 बुक पढ़ने होते हैं और एक व्याकरण का पार्ट पढ़ना होता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं, अगर हमारी बातों को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, किसी प्रकार की गलती मत करिएगा। यानी कि जो पहली बुक होती है वह आपकी कहलाती है गोधूली। पहली बुक का नाम है बच्चों आपकी क्या, ये पहली बुक का नाम गोधूली होता है। अच्छा, जो दूसरी बुक आपको पढ़नी है भैया, उस दूसरी बुक का नाम होता है वर्णिका। क्या नाम होता है मुन्ना? दूसरी बुक का नाम होता है वर्णिका, आपको पढ़ना होता है। और जो तीसरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो बिहार में अब तक कोई नहीं इतने अच्छे तरीके से पढ़ाता है, लोग रटा रटाया क्वेश्चन को कराते हैं, तीसरा आपको पढ़ना होता है व्याकरण। ये 3 चीजें आपको पढ़नी होती है, जान पा रहे हो भाई? सभी को गुड इवनिंग। जितने भी यहाँ पे हमारे बच्चे हैं, पल्लवी कुमारी है, सबका मैं गुड इवनिंग स्वीकार करता हूँ, सबका प्रणाम नमस्कार सब कुछ मैं स्वीकार करता हूँ, सबको देख रहा हूँ। पहले आप हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अब बेटा गोधूली में हमको क्या पढ़ना होता है, इसके 2 भाग होते हैं। भी मैं दिखाऊंगा सब कुछ, आगे सब कुछ बताऊंगा। गोधूली में 2 भाग होते हैं, ठीक है। जो पहला भाग होता है, इसमें हम लोग बात करते हैं गद्य खंड की। किसमें बात करते हैं? इसकी बात हम लोग करते हैं गद्य खंड की। और जो आपकी दूसरी बुक होती है, इसमें हम लोग बात करते हैं काव्य खंड की। किसकी बात करते हैं बेटा? इसमें हम लोग बात करते हैं काव्य खंड की। अब वर्णिका में क्या क्या पढ़ना होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, और व्याकरण में क्या क्या होता है। अगर जरा मैं आपको आगे थोड़ा सा लिवा करके और चलता हूं, अगर थोड़ा सा मैं लिवा करके और चलता हूं, इस गद्य खंड में आपको जो चैप्टर की मैं बात करता हूं, ये 12 चैप्टर होते हैं। और काव्य खंड में चैप्टर की मैं बात करता हूं, ये भी 12 चैप्टर होते हैं। यानी 12-12 मिला के 24 चैप्टर आपको पहले बुक से पढ़ने होते हैं। क्या इतनी बातें आप जान पा रहे हो? पहली बातें आप समझ पा रहे हो? बहुत ध्यान समझना, क्योंकि बेटा आप जानते हो, जैसे मान लो कहीं पे आपको शुरुआत करना हुआ, कहीं पे आपको जाना हुआ, या मुंबई जाना हुआ, दिल्ली जाना हुआ, राजस्थान जाना हुआ, तो सबसे पहले क्या करते हो आप लोग? ट्रेन तो पकड़ नहीं लेते हो, तो आप पहले टिकट देखते हो, चाहे बस का टिकट हो, चाहे ट्रेन का टिकट हो, चाहे खुद निजी वाहन हो, कैसे आप विचार करते हो। अब फिर आप सोचते हो कि कितना समय वहां पे लगेगा जाने में, यही सोचते हो ना कि कितना समय आपको मुंबई पहुंचने में लगेगा, कौन कौन से स्टेशन पड़ेंगे वहां पे, तो कितना टिकट का किराया होगा, कितनी दिक्कतें होंगी, तो तमाम बातें। तो उसी प्रकार से बेटा अगर आप 2026 में, अगर 2026 में आप तैयारी करना चाहते हैं, कितने बेटा, अगर 2026 में आप टॉपर्स बनना चाहते हैं, ये आपका लक्ष्य है, तो पहले सही रणनीति पता होनी चाहिए कि आपकी रणनीति क्या है, क्या उस पर पहुंच पाओगे आप, ये देखना होता है। जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये गद्य खंड है, ये काव्य खंड है। अब अगर मैं बात करता हूं आपके वर्णिका में, इसमें चैप्टर आपके 5 होते हैं। इन 5 चैप्टर को हम लोग बात करेंगे, कौन कौन से चैप्टर गद्य खंड में है, कौन काव्य खंड में है, कौन इसमें है। मैंने अभी आपको दिखा करके आगे बढ़ा हूं, आगे बताऊंगा कैसी चीजें हैं। अब अगर मैं व्याकरण की बात करता हूं बेटा, व्याकरण लगभग आपके 25 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कितने बेटा चैप्टर हैं? 25 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। जरा ध्यान से सोचना, अगर मैं बात करता हूं 12 ये 24 और 24 5 29 हो जाता है, और 29 और 25 भैया लगभग 54 चैप्टर। कुल चैप्टर कितने होते हैं आपको? कुल चैप्टर कितने होते हैं आपको? जरा ध्यान से सोचिए भैया, कुल चैप्टर आपके होते हैं 54। इन 54 चैप्टर को आपको पढ़ना होता है, लगभग 54 से 55 चैप्टर आपको पढ़ना होता है। क्या हमारी इतनी बातें आप समझ गए? क्या बहुत गंभीरता से लीजिएगा, ये नहीं इसको पढ़ेंगे इसको छोड़ देंगे तो समस्या होगी। हमारी एक एक बातों को अगर आप अभी से ध्यान दोगे बाबू ना, तो दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। अच्छा चलो भाई, इतना चल रहा है। सालू मिश्रा भी जुड़ चुकी हैं, सानवी यादव भी जुड़ चुकी हैं। एक बार सभी जने का करवा हो, पहले एक चैनल बार बार बोली थे, कब तक बोली थे का, जब तक तू हमारे परिवार में ना आए रहता। एक बार सब जने का स्टेटस लगाई के आज एक 2000 पूरा कर दे, ताकि हम आपके भैया जो दीपक भैया और विपिन भैया हैं, दोनों जने एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लें आज,
ठीक बा। तोरे से एक नाम पे आप सबके बीचे में तो हो से खुशी मिले कि चला भैया आपन परिवार आज 2000 के हो ही गए, पहला जश्न बन के बाद बेटा एक बार लगाओ स्टेटस और इसको जल्दी जल्दी आप लोग पूरा करो, ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग पूरा करो। कौन कौन लगा दिया है भाई? राजकिशोर जी कह रहे हैं, प्रंजल जी, प्रिंस जी, भाई सब लोग लगाओ। मैं अभी अंतिम में बात करूंगा, केक काटूंगा ना तो वहां बातचीत अच्छे से करूंगा, यहां बात करूंगा सेशन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा बाबू चलो, उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी बातों को मानोगे, 2000 का हमको खुशी प्रदान करोगे। अब अगर मैं आपको आगे दिखाता हूं, ये 54 चैप्टर आपके होते हैं। अब भैया अगर मैं थोड़ा सा आपको यहां दिखाता हूं, ये चीजें तो आप देख ही रहे हो, ये चीजें तो आप देख ही रहे होंगे, मैं पूरा एकदम फिगर के माध्यम से। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि मुख्य रूप से 100 नंबर होता है, कितने होते हैं अंक, कितना पूछा जाता है भाई? ये अंक की मैं बात करता हूं, अंक आपके 100 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं भैया? 100 अंक का आपका होता है भैया। इस 100 अंक में क्या क्या पूछा जाता है जरा ध्यान दीजिएगा। 100 अंक में आपकी बुक होते हैं और आपका क्या होता है लल्ला, इसमें आपका बुक होता है लल्ला और इसमें आपका व्याकरण होता है। अच्छा कौन कौन सी बुक मैंने बता दिया ना, यानी कि अगर मैं बात करता हूं ये बुक आपका होता है और आपका जो दूसरा पार्ट होता है ये व्याकरण होता है, यही तो 100 नंबर है, व्याकरण, यही तो 100 नंबर आपके होते हैं लगभग। बेटा अगर मैं बुक से बात करता हूं, आपको लिवा के चलता हूं, तो ये बेटा आपके 50 अंक के पूछे जाते हैं। 50 अंक आपके बुक से पूछे जाते हैं, ये मान के चलिएगा, और 50 अंक आपके जो होते हैं ये व्याकरण से पूछे जाते हैं। क्या दोनों बात समझ गए? बुक भी पढ़ना जरूरी है और व्याकरण भी पढ़ना जरूरी है, ये बातें जान गए, ठीक है। सर जी हम बाद हम लोग को पार्टी दीजिएगा सर जी, नालायक स्टूडेंट। पहले तो आप नालायक स्टूडेंट हटाओ, ठीक है, आप मेरे लायक स्टूडेंट हो ना, उसमें से हटा दो बच्चों, क्योंकि आप मेरे लिए लायक हो, ठीक है। हाँ हम देंगे, पार्टी देंगे। चलो कहते हैं एक बुक होता है, एक व्याकरण, बुक से 50 अंक होते हैं, व्याकरण से 50 अंक होते हैं बाबू। अब आपको क्या करना है, जो इसमें मैंने 3 बुक आपको बताएं, जो 3 बुक बताएं बेटा, ये जो गद्य खंड वाला बुक है बेटा, इसमें से लगभग 20 अंक का पूछा जाता है। कितने अंक का बेटा? गद्य खंड वाले से 20 अंक का पूछा जाता है। और जो आपका होता है काव्य खंड होता है, इससे भी आपके 20 अंक पूछे जाते हैं। कितने हैं बेटा? इसमें भी 20 अंक पूछे जाते हैं। और जो आपकी वर्णिका एक बुक है लल्ला, कौन सी बुक है वो? जो आपकी एक बुक वर्णिका है लल्ला, ये भी आपके 10 अंक के पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 50 अंक इधर से पूछे जाते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से एक एक बातों को समझिएगा, मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूं। और ये जो 50 अंक बेटा इधर से होते हैं, इसको आपको ध्यान से देना है। इसमें बेटा क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैं चर्चा भी करता हूं, ठीक है। तो आप ये जान गए बेटा, 50 ये होता है और 50 आपके ये होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको आगे लिवा के चलता हूं भैया, और ये भी 2 पार्ट में होते हैं बेटा। कितने पार्ट में होते हैं बेटा? अगर मैं बात करूं बेटा, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो ये आपके 100 अंक होते हैं, ये आपके जो 100 अंक होते हैं ना, ये 2 पार्टों में होते हैं। एक पार्ट का नाम होता है सब्जेक्टिव और एक पार्ट का नाम होता है ऑब्जेक्टिव। यानी जो ऑब्जेक्टिव होता है वह खंड अ होता है, यानी कि एक पार्ट का नाम होता है ऑब्जेक्टिव। अच्छा, यानी कि क्या होता है भैया? ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव होता है, और जो दूसरा होता है वह होता है सब्जेक्टिव, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्टिव पहला ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। ये 2 पार्ट होते हैं। अब जो पेपर में आपसे पूछा जाता है ना, ये आपके खंड अ होते हैं। क्या कहा जाता है आपका? ये आपका खंड अ कहा जाता है और ये आपका खंड ब कहा जाता है। क्या भैया? ये खंड अ कहा जाता है और ये खंड आपका ब कहा जाता है। ये 2 पार्ट आपके होते हैं। अगर मैं फिर आपसे चलता हूं भाई, पेपर कल मैं आपको फिर से फड़वा दूंगा, चिंता मत करना आप लोग।
संस्कृत का पेपर और साइंस का पेपर दोनों हम लोग जिम्मेदारी लिए, 100% फंसेगा उसमें, तो आप लोग देखे ही होंगे। अगर मैं बात करता हूं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बेटा, जो 50 इसमें देता है ऑब्जेक्टिव ना, तो लगभग अगर मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव जो होते हैं इसको आप लोग OMR पे करते हो मुन्ना, किसमें बेटा, OMR सीट आपको मिलती है, ऑब्जेक्टिव आप वहां से करते हो। और इस ऑब्जेक्टिव में अगर मैं बात करता हूं मुन्ना, तो लगभग आपके 20 अंक जो होते हैं, जो आपके 20 अंक होते हैं बेटा, 20 से 25 अंक, 20 से 25 अंक बेटा, जो 20 से आपके 25 अंक होते हैं ये बुक से होते हैं। ऑब्जेक्टिव के 20 से 25 अंक बुक से होते हैं, और जो 25 अंक होते हैं, ये 25 होते हैं, ये व्याकरण से होते हैं। इससे होते हैं बेटा, ये 25 आपके व्याकरण से होते हैं। अब जो हम बात करते हैं सब्जेक्टिव की ओर, 50 तो हो जाता है ना। सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछता है भैया, जो खंड, इसमें 6 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। कितने टाइप के बेटा, 6 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं सब्जेक्टिव में, आपके 6 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर में आपका क्या लिखा रहता है, पेपर में लिखा रहता है 100 + 6, 100 का मतलब होता है आपका 100 आपके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, 6 का मतलब हो जाता है सब्जेक्टिव। 6 क्वेश्चन नहीं रहते, 6 टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं। अब इसमें जो 100 रहता है ना, उसमें 50 ही आपको करने होते हैं, और हर बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ 100 में 100 करके आता है, इस बात की वो प्रमाण बच्चा खुद है। अब जरा ध्यान से सुनना, जो सब्जेक्टिव होता है ना, इसमें पहला क्या बोलता है, इस सब्जेक्टिव में जो पहला आपसे पूछता है ना, वो दे देता है क्या बाबू, वो दे देता है गद्यांश, वो दे देता है आपका गद्यांश दे देता है। ये कितने अंक का होता है बेटा, ये आपका जो गद्यांश होता है ये आपका 10 अंक का होता है, 10 अंक का होता है। 2 गद्यांश होते हैं बेटा, 2 गद्यांश आपको दिए होते हैं, एक गद्यांश करना होता है, और गद्यांश को पढ़ करके 5 प्रश्न दिए जाते हैं, और एक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी 5 प्रश्न, एक प्रश्न 2 अंक का, 10 अंक हो जाता है। जो दूसरा टाइप होता है वो फिर से गद्यांश दे देता है, दूसरा टाइप जो होता है वो फिर से गद्यांश दे देता है, और सेम प्रोसेस वही होता है कि 10 अंक बेटा, 10 अंक यानी 20 अंक का गद्यांश पूछता है। ये सारे बच्चे बता देंगे, 6 टाइप में 2 टाइप हो जाता है। जो तीसरा टाइप पूछता है ना, जो तीसरा टाइप पूछता है वह आपका क्या पूछता है, निबंध पूछता है। जल्दी से ध्यान देना भैया, तीसरा टाइप क्या पूछता है, निबंध पूछता है। इसमें बेटा आपके 5 निबंध दिए जाते हैं, और आपको करना कितना होता है, केवल 1 निबंध करना होता है। अगर परिवार को बेटा आप लोगों में अभी नहीं जुड़े हैं तो परिवार से जुड़ जाओ। मैंने आपसे कहा है एक बार सेशन को क्या करिएगा, स्टेटस लगाइएगा और बच्चों को बताइएगा कि विपिन सर की क्लास चल रही है। बहुत प्यार से समझा रहा हूं क्योंकि आप लोग मेरे छोटे भाई और बहन हैं, और आज मैं इस परिवार को 2000 की संख्या में देखना चाहता हूं और केक काटना चाहता हूं। सब कुछ आप लोगों के हाथ में है बेटा, जल्दी जल्दी कर दीजिए, ठीक है। चलो मैं बात करता हूं निबंध जो बेटा पूछता है, 5 निबंध पूछे जाते हैं, और ये बेटा कितने अंक का होता है, 10 अंक का होता है। ये 10 अंक का होता है बेटा। 5 निबंध में कोई एक निबंध करना होता है। 3 टाइप हो गए बेटा। जो चौथा टाइप होता है ना, ये प्रार्थना पत्र होता है, प्रार्थना पत्र होता है चौथे टाइप में। अच्छा, प्रार्थना पत्र होता है चौथे टाइप में। ये जो होता है ना, ये तो 5 अंक का होता है। कितने अंक का मुन्ना, ये तो 5 अंक का होता है। या प्रार्थना पत्र जिनको नहीं आता होगा, ये संवाद पूछ लेता है। संवाद का मतलब क्या होता है, हो बातचीत होता है, जहां पे 2 मित्रों के बीच में बातचीत करते हैं। कोई टॉपिक दे देगा कि बताइए पर्यावरण पे 2 मित्रों के बीच बातचीत करिए, महंगाई पे 2 मित्रों के बीच बातचीत को, संवाद को लिखिए, कानून व्यवस्था पे लिखिए। इस तरह से आपको दे देता है, वो इस तरह से आपको दे देता है जी। चलिए भाई, तो ये बेटा 4 टाइप हो जाता है। मैं ही थोड़ा सा और लिख देता हूं। जो 5वां टाइप आपका होता है बेटा, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। कौन होता है बेटा, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, इसमें आपके 10 प्रश्न होते हैं, 5 करना होता है। यानी 10 प्रश्न होते हैं, लेकिन कितना करना होता है, 5 प्रश्न, 5 × 2 यानी 10 अंक का ये पूछ लेता है। कितने अंक का बाबू, 10 अंक का ये पूछ लेता है। जो 6वां टाइप होता है, वो 6वां टाइप क्या होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ध्यान से सुनिएगा,
10वां टाइप क्या होता है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। इसमें 2 दिया जाता है और 1 करना होता है। 1 गुणे 5, 5 अंक का ये होता है, 5 अंक का ये होता है। अब आप क्या समझ पा रहे होंगे, जरा सुनिएगा। अब आप क्या समझ पा रहे होंगे, यही देख पा रहे होंगे 10 नंबर 10 नंबर, 20 नंबर का गद्यांश हुआ, 10 नंबर का निबंध, 20 10 30 हो गया, 5 नंबर प्रार्थना पत्र 35 हो गया, और 10 नंबर का ये पूछता है दीर्घ उत्तरी, 35 10 45, और 5 नंबर दीर्घ उत्तरी और 10 नंबर लघु उत्तरी। 45 और 5 कितना हो जाता है, 50 अंक आपके इधर से हो जाते हैं। 50 अंक आपका जो होता है बाबू सब्जेक्टिव में आप यहां से कर पाते हैं, और 50 अंक आप ऑब्जेक्टिव के यहां से कर पाते हैं। ये मामला तो एकदम क्लियर हो गया है। सारी बातें सारे बच्चे समझ गए हैं क्या? जरा बताना कि सारे बच्चे इस बात को समझ गए हैं कि सिलेबस क्या है हिंदी का। ठीक है, मैंने बताया लगभग आपको 55 चैप्टर पढ़ने होंगे। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से बेटा। 29 चैप्टर आपके बुक से हैं, बाकी आपके व्याकरण से क्वेश्चन 23 चैप्टर 24 चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, चलो लॉन्ग क्वेश्चन बेटा मैं बताया ना कि दीर्घ उत्तरी में 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक गद्य खंड से होता है और एक काव्य खंड से होता है, जिसमें पूछता है कि क्या बेटा, प्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, या इसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इस तरह से पूछा जाता है। मैंने सब कुछ कराऊंगा, चिंता मत करना आप लोग। केवल मैं आज आपको बता रहा हूं कि अब आपको घबराने की बात नहीं है, चीजों को समझ करके आगे बढ़ना है। ठीक है, और अपना परिवार आज 2000 का हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं बेटा। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों का सम्मान करोगे और हमको इसी क्लास में खुशखबरी आप लोग दे दोगे, ताकि मैं 8 बजे केक काट सकूं दीपक सर के साथ। ठीक है, चलो चलो भाई, इतनी बातें हो गई। अब मैं एक एक चीजों पे चर्चा करूंगा बेटा, एक एक चीजों को बताऊंगा हम। अगर मैं बात करता हूं आपकी जो पहला चैप्टर मैंने बताया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, क्या है, मैं बहुत छोटे में 1 पेज में इसको बताऊंगा, मोटे मोटे तौर पे क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है। जरा देखिए बेटा, क्या ऐसा कोई आपको पूरे बिहार बोर्ड में ऐसा कोई पढ़ाता है क्या? क्या इस पीपीटी को बनाने में, इस क्लास को बनाने में क्या थोड़ा सा मेहनत लगी होगी बेटा? आप कहोगे नहीं सर, बहुत मेहनत लगी है बेटा। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। मैं कोई इसका टेक्निकल हेड नहीं हूं कि फटाफट मैं कर लूंगा। हम एक शिक्षक हैं केवल, लेकिन आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं किस तरह से आपको समझाएं। ये देखिए बेटा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में क्या बताया गया है। अगर सबसे पहले इसके लेखक जो हैं भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनका चेहरा यहां पे देख रहे होंगे। ठीक है, यह निबंध, ये सबसे पहले क्या है बेटा, कौन सी विधा है, ये निबंध है। जाति प्रथा के सामाजिक अन्याय पर प्रकाश डालता है। जो समाज में अन्याय होता है उस पर प्रकाश डालता है। इसमें अंबेडकर ने श्रम विभाजन के दोषों को उजागर किया है, श्रम विभाजन के दोषों को उजागर किया है। दूसरा, जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाए हैं। इनके हिसाब से जातिवाद नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सब केवल और केवल एक आदमी होना चाहिए था, एक नागरिक होना चाहिए था। जाति की व्यवस्था ये विरोध करते हैं। सामाजिक समानता का समर्थन। ठीक है, कि सबको क्या हो, समाज में समानता मिले, ऊंच नीच की भेदभावना न रहे। ये देखिए, अंबेडकर एक समाज सुधारक हैं। क्या हैं? समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। दलित के लिए, नारियों के लिए, मजदूरों के लिए, शोषणों के लिए इन्होंने खूब प्रयास किया। और इसी पाठ में ये सब बातों को बताया गया है बहुत अच्छे ढंग से। उम्मीद करते हैं ये जितनी पॉइंट मैंने बताया बेटा, इस पॉइंट को पढ़ करके, समझ करके, चित्र को देख करके आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आखिर इसमें क्या बताया गया है। चलो भाई, जरा बताना एक बार, दिल वाला इमोजी भेजना जितने भी मेरे छोटे भाई और बहन जुड़े हैं अपने परिवार में, कि हाँ सर, कि ये चीजें हमको समझ में आ रही हैं। इस फिगर को देख करके मैं पहले पार्ट में जान गए कि क्या बताया गया है। अगर बेटा मैं आपको अगले चैप्टर पर लिवा के चलता हूं, जो आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना होता है, जरा फिगर के माध्यम से देखना, ये फिगर आपके लिए क्या कह रहा है, ये फिगर आपको क्या संदेश देता है, इस पे समझिएगा। ये जो विष का दांत है बच्चों, विष का दांत है बेटा, ये विष का दांत क्यों रखा गया है, इस पाठ का नाम मैं ये भी चर्चा करूंगा। शायद आप नहीं जानते होंगे और अभी कोई बताया भी नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई, सारे बच्चों का दिल वाला इमोजी आ गया है भाई, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। तो सर भाई, अपने परिवार में कितने बच्चों की कमी है? थोड़ा 32 बच्चे।
32। तो प्यारे बच्चों, अपने परिवार में मात्र 20 बच्चों की और कमी है बेटा, ठीक है। तो बेटा 20 बच्चों की और कमी है, तो एक बार सारे बच्चे बेटा परिवार को जल्दी जल्दी बेटा जुड़ जाएंगे और मेरा जो सपना है उसको आप लोग पूरा करो यार। कैसे हो पाएगा? ठीक है बेटा, जल्दी बेटा इसको पूरा करो यार, आप लोग संख्या बढ़ाओ। आज संख्या बहुत कम है, मजा हमको भी कम आ रहा है। जरा देखो बेटा, विष के दांत में मैं इस फिगर के माध्यम बता रहा हूं। इसके लेखक जो है नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, अपने आप में बहुत ही व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं। यह कहानी सबसे पहले पूछा था कौन सी विधा है ये तो एक कहानी है बेटा, सामाजिक असमानता और उत्पीड़न को दर्शाती है। इस कहानी के माध्यम में जो समाज में असमानताएं हैं, असमानता का मतलब कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऊंच है, कोई नीच है, ठीक है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तो उस असमानता को दिखाया गया है और उत्पीड़न को, और किस प्रकार से एक जो अमीर परिवार होता है एक गरीब परिवार के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार करता है, किस प्रकार से उसका शोषण करता है, किस प्रकार से उसको मजबूर करता है, इन सारी बातों को ये फिगर आपका दिखा रहा है बच्चों। गरीबी और शोषण के खिलाफ संघर्ष है बेटा, और कहने का मतलब है ना, इस पाठ में गरीबी और शोषण के खिलाफ है, इस संघर्ष को दिखाया गया है। और पात्र कौन कौन है बेटा इसमें? कहानी में विभिन्न सामाजिक स्तरों के पात्र हैं। सामाजिक स्तरों के पात्र का मतलब बेटा, इसमें अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, दो प्रकार के जो मुख्य पात्र होते हैं, एक गरीब परिवार है और एक अमीर परिवार है। जो अमीर परिवार होता है ना, उसमें एक सेन साहब होते हैं और उनका एक लड़का होता है जिसका नाम होता है काशू। सेन साहब की पत्नी होती है और उनकी 5 लड़कियां होती हैं। और जबकि उनके कारखाना में एक आदमी काम करता है जिसका नाम होता है गिरधर, और गिरधर का एक लड़का 5 से 6 साल का बच्चा जिसका नाम होता है मदन। मदन भाई गरीब था क्योंकि उसके पिताजी सेन साहब की कंपनी में काम करते थे। जो उनकी कंपनी में काम करते थे वो ना, एक दिन इनकी कार आती है, उस कार को वो छू देता है, उसी की बात विवाद को दिखाया गया है। और बाद में भाई जो गरीब बाप का लड़का मदन है ना, वो अमीर बाप के लड़का अर्थात कासू के दांत को तोड़ देता है। उस दांत को तोड़ने के पीछे रीजन क्या है? दोनों में झगड़ा होता है, विवाद होता है लट्टू के खेल को लेकर के। किस खेल को बेटा? लट्टू के खेल को लेकर के विवाद होता है। और वह साबित करता है कि वो जैसे सांप के बेटा जो सामने के जो 2 दांत होते हैं ना, वो विष के दांत होते हैं। अगर उस दांत को तोड़ दो तो सांप का विष खत्म हो जाता है। वैसे ही ये जो गरीब बाप का लड़का मदन था, अमीर बाप के लड़के की जो सामने के 2 दांत तोड़ दिए थे और ये साबित कर दिया कि आपका अहंकार, आपका स्वाभिमान, हमने सब कुछ खत्म कर दिया। हमने अपने गरीबी के, अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना सीखा। इस पाठ के बारे में ये बताया गया है। उम्मीद करते हैं मैं इस पहले स्लाइड के माध्यम से मात्र एक स्लाइड में आपके दिलों में इस पाठ को उतार दिया हूं। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा फटाफट अपने परिवार से जुड़िए। चीजें पसंद आपको आ रही होंगी, बहुत मेहनत लगी इस क्लास को करने में। भाई तीसरा पार्ट क्या है? भारत से हम क्या सीखें बेटा? सबसे पहले इसमें मैक्स मूलर जी हैं, जिसका पूरा नाम होता है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। बेटा ये क्या करते हैं? यह भाषण भारत की इसकी कौन सी विधा है बेटा? भाषण है। ठीक है, मैक्स मूलर जी भाषण देते हैं, भारत की प्राचीन संस्कृति के बारे में भाषण देते हैं, ज्ञान पर जोर देते हैं, प्राचीन संस्कृति और ज्ञान पर जोर देते हैं अपने भाषण के माध्यम से। भारतीय दर्शन के बारे में इस पाठ में बताया गया है और संस्कृति के बारे में बताया गया है। भारत के दर्शन और साहित्य का अध्ययन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत के दर्शन और साहित्य के बारे में जानकारी रखना, भारत की परंपराओं के बारे में जानकारी रखना, भारत की संस्कृति, शिक्षा जो अब तक हम लोगों ने नहीं ध्यान दे पाया, उस सब के बारे में जानकारी रखना बहुत है। भाई किसको संबोधित कर रहे थे? उस समय भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में चयनित कुछ अंग्रेज अधिकारी हुए थे। उसी अंग्रेज अधिकारी को ये फ्रेडरिक मैक्स मूलर जी संबोधित करते हुए कहते हैं, बताते हैं कि हम लोग भारत से बहुत कुछ सीखे। हम लोग मतलब भाई जो अंग्रेज लोग हैं बहुत कुछ सीखे हैं। भारतीय संस्कृति दुनिया को बहुत कुछ सिखा सकती है। तो आपने उम्मीद करते हैं बेटा मैं इतने कम शब्दों में आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूं। चलो भैया
ठीक है बेटा। कुंदन कृष्णा जी, मनु व्लाग भाई, सारे बच्चे पर परिवार को अधिक से अधिक बढ़ाओ भाई। मैं चाहता हूं इसी क्लास में अपना परिवार भाई जल्दी जल्दी 2000 पूरा करो। केक भाई मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं बेटा, ये आपके एक पार्ट है बेटा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। नाखून की मैंने बहुत विचित्र ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से आपको फोटो लगा करके एक एक चीजें समझा रहा हूं। सबसे पहली बात, इस पाठ के जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं बेटा। ये एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है बच्चों। मानव स्वभाव और संस्कृति पर विचार करता है। ये मानव के स्वभाव के बारे में बताया गया है और मानव की संस्कृति के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में चर्चा की गई है। यह निबंध मानव स्वभाव की जटिलताओं को दर्शाता है। कहने का मतलब बेटा, मैं आपको बताऊं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक पुत्री होती है। एक दिन सुबह सुबह वो उठती है और अपने पिताजी से सवाल पूछ लेती है कि पिताजी, हमारे जो नाखून हैं ये क्यों बढ़ते हैं? अगर हम इनको काट देते हैं फिर देखिए 3 से 4 दिनों के बाद ये फिर बढ़ जाते हैं। और इस प्रश्न को सुन करके, अपने छोटी सी बच्ची की बातों को सुन करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास जवाब नहीं थे। वो तो बेटा उस समय इसका जवाब नहीं दे पाए। बाद में सोचते विचारते, मतलब लगातार चिंतन करते हुए उन्होंने इस पाठ को लिखा है। और इस पाठ के बारे में बताया गया है कि हमारे नाखून पहले क्या थे, अब क्या है, पहले इनकी क्या आवश्यकता पड़ती थी, आज इनकी क्या आवश्यकता है कि नहीं है, इनका स्थान कौन ले लिया है। इन सारी बातों की चर्चा इस पाठ में बताई गई है बेटा। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। ठीक है। अभी बेटा ऐप कोई बच्चा परचेज नहीं करेगा। कुंदन जी कह रहे हैं कि सर ऐप परचेज कर सकते हैं। नहीं बेटा, ऐप अपना आपको प्ले स्टोर पे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन प्यारे मुन्ना अभी उसमें फीस बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है। फीस उसमें 799 749 पे क्या कुछ दिखाई दे रहा है बेटा। हम लोगों ने जैसा आपसे वादा किया है कि हम लोग बहुत कम पैसे में आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो इसलिए अभी आप लोग उस बैच को मत लीजिएगा। जब तक, कब तक नहीं लेंगे बेटा? जब तक हम या दीपक सर आकर के आपको बैच के बारे में सारी जानकारी न दे दें। ऐप को कैसे चलाया जाता है, हमारे ऐप में क्या क्या से फीचर होते हैं, कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी, हम लोग मतलब बहुत जल्द ही बेटा आपके बीच में 2-1 दिन में आ जाएंगे, सब कुछ समझा देंगे। मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा अभी बर्बाद हो। मैं बहुत कम पैसे में अपने छोटे भाई और बहनों को पढ़ाऊंगा। बस केवल आप लोग परिवार को अपने एक बार पहुंचाओ 2000 आज। ठीक है। 2000 बेटा आप लोग पहुंचाओ और बाकी बहुत कम रेट में, उतना बिहार में कोई नहीं पढ़ाता है, आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। हाँ सर, टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं अभी बता दे भाई। अभी बताऊंगा, चिंता मत करना, अभी सब कुछ बताऊंगा। टॉपर कैसे बनते हैं, टॉपर आप ही लोगों के बीच में से बनते हैं। ठीक है। हाँ भैया, तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे स्टेटस लगा दिए हैं। एक बार सारे बच्चे हाँ वाला लिख करके भेजेंगे हमको। ठीक है कि हाँ सर, या ऐसे लिखेंगे हाँ सर हमने स्टेटस लगा दिया है। बहुत प्यार से बच्चों, क्योंकि ये आपका परिवार है ना हो। आप भी सोचो कि विपिन सर को अगर परिवार बढ़ाने से खुशी मिल रही है, लोगों को जोड़ने से खुशी मिल रही है, और हमारे लिए ये भी कह रहे हैं कि बैच अभी आप नहीं लेना है, रुक जाइए, अभी आप लोग इतना पैसा नहीं देना है, तो बेटा मैं कुछ तो सोचा हूं आपके लिए ना। आपकी इसी दयालुता और आपकी इसी मानवता पे सोचा हूं ना। बेटा सब कुछ अब आपके हाथों में है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। बच्चों चलो बेटा, कृति प्रजापति काहे बेटा ऐसा भी क्यों बोल रही हो बेटा? आपको नमन है मेरे गुरुवर, आप लोगों को भी मैं पा करके धन्य हूं बेटा। ये 4 चैप्टर आप लोगों ने समझ चुके होंगे बहुत अच्छे ढंग से बेटा। पूरे फिगर के माध्यम से, पूरे पॉइंट के माध्यम से मैं बता रहा हूं। अब बेटा नागरी लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। इतने कठिन कठिन पाठ है बेटा ना, लोग सोचते हैं कैसे इस पे चर्चा करें, लेकिन मैं तो हलवा की तरह पढ़ाता हूं इसको, इसके जाके गहराई में बताता हूं यार। तब बच्चा कहता है विपिन सर से बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता है। नागरी लिपि बेटा, सबसे पहले मैं बात करता हूं नागरी लिपि क्या होता है। जैसा कि आप जानते हो, कोई भी भाषा होती है उसकी एक अपनी लिपि होती है जिसमें वह लिखी जाती है।
जैसे बेटा अपने हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी है, तो बेटा देवनागरी को ही नागरी लिपि कहा जाता है, ठीक है। और उस अपने देवनागरी के बारे में, इसके मानकीकरण में कैसे इसको बनाया गया, कितनी ये सरल है, इसका विकास कैसे हुआ, इसका महत्व कैसे है, और कौन कौन सी भाषा अपने देवनागरी में लिखी जाती है, इन सारी बातों की चर्चा इस पाठ के माध्यम से बताई गई है बेटा, ठीक है। हाँ, सबसे पहले कहां से प्रारंभ हुई, कौन कौन इसको अपनाए, अंग्रेज मुगल कौन कौन इसको ने अपनाया था, या इसका साक्ष्य कहां कहां से मिलता है, सारी बातें इस पाठ के बारे में आपको बताई गई हैं, ठीक है। सर सच बोलते हैं, नहीं लगाए हैं तो क्या बोलें, कोई बात नहीं है कृति प्रजापति, ठीक है, लगा दो बेटा, स्टेटस नहीं लगाई हो तो। आप लोग तो इतने बच्चों में सोचो केवल तुम ही हो जो कह रही हो कि सर हम नहीं लगाए हैं, क्या अच्छी बात है कृति, बहुत हमारा बिट्टी हो, जान ले हो तो, ठीक बा, चल भैया चल। हाँ, लेखक भाई गुड़ाकर मूले हैं, बहुत बढ़िया भाई, अपना तो नालायक स्टूडेंट यार लायक स्टूडेंट हो जा रहा है, चल भैया चल। इतनी बातें तो समझ में आ रही होंगी। 6वें नंबर चैप्टर चलते हैं। ये देखिए बेटा, बहादुर नाम का चैप्टर है, बहुत ही अच्छे ढंग से फोटो आप लोग देख रहे होंगे। इसके लेखक जो है अमरकांत जी हैं। ये एक नेपाली लड़के की कहानी है। नेपाल से लड़का भाग करके आता है। विषय क्या है? पारिवारिक संबंध है। भावनाएं क्या है? अनुभूति और त्याग है। अगर मैं इस पाठ के बारे में चर्चा करता हूं, एक नेपाल का लड़का है जिसकी उम्र मात्र बेटा अभी 12 से 13 साल होगी। इसके पिताजी जो होते हैं वो युद्ध में मारे जाते हैं। इसकी माताजी और ये होता है, एक दिन ये भैंस चराने के लिए जंगलों में जाता है और ये भैंस को भाई मार देता है। और भैंस को कुछ ऐसा मार देता है कि इसकी माँ जो होती है खेत में काम करती रहती है और भैंस जो है इसकी माँ के पास भागते हुए चली आती है। माँ देखती है कि ये भैंस को तो भाई बहुत मारा गया है, बहुत अच्छे ढंग से पीटा गया है, और उसी प्रकार से इसकी भी पिटाई माँ कर देती है। और ये बेटा आप ही लोगों जैसा छोटा सा था, आप लोग तो भाई लगभग 15-16 साल के हो गए होंगे। ये तो भाई 12-13 साल का लड़का कुछ पैसे चोरी करके भाग आता है और बाद में उनकी मुलाकात अमरकांत जो लेखक हैं इनके साले से होती है और इनके यहाँ नौकर की बड़ी आवश्यकता होती है। इनकी पत्नी का नाम होता है निर्मला, तो निर्मला को नौकर की बड़ी आवश्यकता होती है। इनके यहाँ काम करता है, बहुत ही ईमानदार होता है, बहुत ही बहादुर लड़का होता है, साहसी होता है, मतलब हर प्रकार से। और बात पे इसके ऊपर शोषण होना चालू हो जाता है। इनका बेटा होता है किशोर। इनके बेटे का नाम क्या होता है भाई? इनके बेटे का नाम होता है किशोर। बाद में किशोर तो इसके पीछे हाथ धो करके पड़ जाता है और इसके ऊपर बाद में 11 रुपए की चोरी, 11 रुपए की चोरी का आरोप लगता है और ये घर छोड़ करके भाग जाता है। इन सारी बातों को इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। और ये क्या है बेटा? एक कहानी है। क्या है बच्चों? कहानी है, ठीक है। चलो चलो भैया, चल भैया चल भैया। अभी बेटा मैं केवल पढ़ा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये परिवार जैसे ही आज अपना 2000 का पूरा हो जाएगा, मैं सारे बच्चों का, कुंदन कृष्णा जी जो आप कह रहे हैं बेटा, मैं सबका कमेंट वहां पे लूंगा। प्यारे मुन्ना, सब अपने भाई हो, छोटे भाई बहन हो, आप लोग हमको बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं बेटा, तभी हमको यहाँ पे खड़ा किए हो। मैं सबका कमेंट अभी लूंगा, अंतिम में चिंता मत करना, अभी पढ़ाने दो बाबू, केवल ध्यान से पढ़ो बेटा, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन इस पाठ में क्या है? रामविलास शर्मा इस पाठ के क्या है बेटा? लेखक हैं। परंपरा का महत्व क्या है? सामाजिक मूल्यों का विश्लेषण किया गया है बेटा। इसमें विश्लेषण सांस्कृतिक धरोहर है। अगर मैं बात करता हूं परंपरा के मूल्यांकन के बारे में बेटा, अब ये सबसे कठिन चैप्टर होता है। लोग इसको पढ़ाते हुए डरते हैं और इसके बात को समझा नहीं पाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं बेटा, परंपरा का मूल्यांकन क्या है। जैसे परंपरा का मतलब होता है कोई चीज बहुत लंबे समय से चली आ रही हो। जैसे हमारे यहाँ परंपरा है, लोग कहते नहीं है शादी विवाह में भाई क्या होता है, पहले लावा परछा जाता है, पता नहीं क्या क्या, एक परंपरा आ गई है ना।
कि लोग, एक परंपरा है कि जब शादी विवाह हो जाएगा तभी पति पत्नी के रूप में रहते हैं, तभी एक लड़का एक लड़की साथ में रह पाते हैं। या परंपरा हमारे यहाँ है कि त्योहार मनाने का, दीपावली के दिन दिए जलाते हैं, हम लोग होली के दिन रंग खेलते हैं, रक्षाबंधन के दिन हम लोग राखी बांधते हैं। ये परंपरा है, लंबे समय से चली आ रही है। और मूल्यांकन का मतलब क्या होता है बेटा? मूल्य को आंकना होता है। जैसे अगर जो बच्चा, अभी आप लोग 9th में है ना, जब आप 10th में जाएंगे और 10th में जितना अच्छे से आप तैयारी करोगे और तब आप बोर्ड परीक्षा में लिखोगे, उस बोर्ड परीक्षा की कॉपी को देख करके एग्जामिनर आपका मूल्यांकन कर लेगा। वो पूरे साल भर आपने क्या किया है उसको उसी कॉपी के माध्यम से वो तय कर देगा, डिक्लेयर कर देगा। तो वो आपकी कॉपी का मूल्यांकन कर रहा है, आपका मूल्यांकन कर रहा है। कैसे? आपके कॉपी के आधार पे। तो ऐसे रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं, जो साहित्य के अच्छे जानकार हैं, एक तो ये लोग हो जाते हैं, या अपने समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी नया नया साहित्य लिखना प्रारंभ करेंगे, कहानी को, नाटक को, उपन्यास को। वो कहते हैं अगर आपको बेहतर साहित्यकार बनना है, निबंधकार बनना है, रचनाकार बनना है, तो पहले परंपरा को देखिए। जो आपसे पहले बहुत साहित्यकार हैं उनके साहित्य को पढ़िए, उनकी रचनाओं को पढ़िए। ये सब इनके बारे में बताया गया है। मैं लाइन टू लाइन जब पढ़ाऊंगा बेटा ना, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं मैं हर पाठ के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूंगा। ठीक है, चल भैया चल। पंकज जी, मिस्टर राय जी हैं भाई। मैं केवल पढ़ा रहा हूं, क्या यहाँ पे आप लोग कर रहे हो आप लोग जानो बेटा। जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक बार बेटा मैं देखना चाहूंगा कि मेरे परिवार में कितने बच्चे भाई जुड़ चुके हैं। भाई फटाफट आप लोग एक बार शेयर करो यार, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग शेयर करो बेटा, ताकि परिवार ये अपना आज पूरा हो जाए भैया। चलो भाई जल्दी जल्दी बेटा पूरा करो, अपना परिवार आज पूरा हो जाए बेटा, ताकि हमारा भी मान सम्मान बचा रहे। ठीक है, चलो अगर मैं आपको आगे दिखाता हूं बेटा, ये देख रहे होंगे, जित जित मैं निरखत हूं, पंडित बिरजू महाराज जी इसको लिखे हैं। ये क्या है बेटा? पंडित बिरजू कथक नर्तक है बेटा। इनकी जो शिष्या होती है ना, जित जित मैं निरखत हूं मतलब क्या होता है? जित जित मतलब धीरे धीरे, निरखत मतलब होता है निखार आ रहा है, चमक आ रहा है। जैसे आप लोग धीरे धीरे पढ़ाई करोगे ना, तो आपके अंदर निखार आएगा, चमक आएगा, और आप एक समय ऐसा आएगा कि जो बहुत अच्छा कर पाओगे 10th की परीक्षा में। वैसे ये बिरजू महाराज के भाई कथक नृतक हैं। ये इनकी शिष्या जो पूछती है, इनकी शिष्या पूछती है, कौन भाई शिष्या है? वो रश्मि वाजपेयी जी हैं। तो ये इनके उनके बारे में दोनों में बातचीत होती है कि साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू है। कौन सा ये विधा है? साक्षात्कार है, इंटरव्यू है बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे लल्ला, आगे चलते हैं। तो कितने अच्छे मैं फिगर के माध्यम सब कुछ आपको समझाया हूं। आविन्यो क्या है, पहले इसको फिगर को देखो, मैं कितने अच्छे से आपको समझाया हूं। आविन्यो कौन लिखा है? ये अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है। कौन? अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है। एक शहर का चित्रण है। इस आविन्यो क्या है? एक शहर है, ये फ्रांस का। कहाँ का है? फ्रांस का एक शहर है बेटा। और लेखक अशोक वाजपेयी वहां पे जाते हैं, वहां पे रह करके उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारे गद्य लिखे, वहां पे बहुत सारी कहानियां लिखी। और उनको मतलब अशोक वाजपेयी को ये अपना शहर बहुत अच्छा लगा, और यहाँ आकर के उन्होंने इसके बारे में चित्रण किया, और आज उसी को हम और आप पढ़ रहे हैं। फ्रांसीसी शहर का इतिहास बताया गया है इसमें। कला क्या है? कला और संस्कृति के बारे में बताया गया है। जरा आप देखिए बेटा, ऐसे कुछ शहर है बेटा, इनके बारे में दिखाया गया है, चित्रण किया गया है। उम्मीद करते हैं ठीक है। चलो चल भैया, अगर बात करते हैं 10वां नंबर चैप्टर के, ऐसे हम लोग कहते हैं मछली के नाम से जानते हैं बेटा। मछली का एक बच्चा है यहाँ पे, कितना सुंदर बाबू है, मछली लिया हुआ है। मैं इसको फिगर के माध्यम से दिखाया हूं। कहानी का सार क्या है? मछली एक कहानी है। कौन सी विधा है? कहानी है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। यह विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा हो? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। यह कहानी हमें जीवन की गहराइयों में ले जाती है।
यह हमें मानवीय भावनाओं को समझने में मदद करती है। मानवीय भावनाओं मतलब हो मनुष्य की भावनाओं को समझने में ये कहानी मदद करती है कि आदमी के मन में, मनुष्य के अंदर कौन सी भावना है, उसके अंदर कौन सी बातें चल रही हैं। इस कहानी के माध्यम से ये हमें संदेश मिलता है, ये हमें जानकारी मिलती है। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं बढ़िया लग रही। विपिन सर जिंदाबाद। हाँ, रोड नदी के किनारे था। अरे भाई नालायक लड़का भाई अपना दिल जीत लिया है। मिस्टर रोशन जी जुड़ चुके हैं, प्रिया जी हैं, सारे बच्चे जुड़ते जाएंगे और अपने परिवार को बढ़ाते जाएंगे ताकि ये खत्म होते होते हम तुरंत केक मंगवा लें और हम और दीपक सर दोनों भैया आपके समक्ष आ करके और हम उनके गालों पे लगाएं, आप उनके गालों पे लगाएं। हम पहले आप लोगों को भोग लगाएंगे क्योंकि आप ही लोग मेरे असली ईश्वर हो, आप ही लोग मेरे वास्तव में देवी और देवता हो। मैं धन्य करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं आप सबके उन माता पिता को और ईश्वर से यह कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके माता पिता दीर्घ आयु हों और आप सब हमारे साथ लग करके 2026 में अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बच्चों बस लग जाइएगा हमारे साथ। इस तरीका को देख करके पढ़ाने की आपको लग ही रहा होगा कुछ नहीं बचने वाला है। नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र है बेटा। अब बेटा नौबत खाने में इबादत क्या है? ये व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति के बारे में बताया गया है। ये बेटा कौन लिखा है? बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक। शहनाई बजाने में जब कभी भी नाम आता है तो बिस्मिल्लाह खां का नाम आता है। बच्चों अगर मैं बात करूं नौबत खाने में इबादत क्या होता है हो, जरा सुनना। इबादत का मतलब होता है प्रार्थना, इबादत का मतलब होता है उपासना या प्रार्थना करना होता है। और नौबत खाना मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? मैं बता रहा हूं। जब बेटा किसी आप प्रवेश, जहां पे पूजा पाठ होता है, मंदिर वगैरह होता है, जहां पे आप प्रवेश करते हैं जिसे आप लोग चौखट बोलते हैं, हम लोग चौखट के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है आप लोग भी बता सकते हैं। जो चौखट होता है जहां से हम लोग एंट्री करते हैं बेटा, उसी स्थान को नौबत खाने में कहते हैं। वहां पे उपासना प्रार्थना होती है। वाकई में शहनाई वादक जो बिस्मिल्लाह खां अपने हैं भैया ना, वो इन्हीं के बारे में बताया गया है। उनका जो बहुत ज्यादा लगाव था अपने काशी मंदिर, काशी कहाँ है बेटा? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है, वहां से लगाव है। वहां पे मतलब तरह तरह की बातों के बारे में बताया गया है। और नौबत खाने इबादत यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित एक उत्कृष्ट कृति है। भारतीय संस्कृति और संगीत की धरोहर को दर्शाती है। यह भारत की संस्कृति के बारे में बताती है और संगीत के बारे में जो इसकी धरोहर है, जो लंबे समय से चली आ रही है, जो विरासत के रूप में है, इन सारी बातों को इस पाठ में बताया गया है। क्या बातें जान पाए हो मुन्ना? बातें जान पा रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया। ठीक है भाई, एलोन बॉय भी जुड़ चुके हैं। बच्चा स्टेटस लगाते रहो, परिवार जोड़ते रहो। और आज गद्य खंड का ये चैप्टर नंबर 12वां चल रहा है हम लोगों के बीच में। एक एक स्लाइड लाया हूं अच्छे ढंग से। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी ने लिखा है। इस पाठ में उन्होंने शिक्षा के बारे में बात किया है और संस्कृति के बारे में। महात्मा गांधी, पहले ध्यान से सुनना, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है। यह शिक्षा के महत्व को उजागर करती है। यह संस्कृति के संरक्षण को भी बढ़ावा देती है। संस्कृति के संरक्षण को, यानी शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या ये शिक्षा हम लोग जो ले रहे हैं वो सही है कि नहीं है, इनके हिसाब से शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, इसके बारे में बताए हैं। ठीक है, काव्यखंड बेटा चलते हैं हम लोग। काव्यखंड आप लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात होता है गुरु नानक बेटा। पहला चैप्टर है राम बिनु बिरथे जग जन्मा। ये भक्ति क्या है? ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाया गया है इसमें। सांसारिक सुखों का त्याग करना है। ये कहते हैं जो संसार के सुख आप लोग ले रहे हैं इनका त्याग करना है। सेवा, मानवता की सेवा करना है। इससे बड़ा कोई सेवा, कोई धर्म, कोई कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आप जीव की सेवा करते हैं, आपके अंदर मानवता है। देखने में तो आप इंसान हैं, देखने में आपको 2 हाथ हैं, पैर हैं, जुबान है, लेकिन इनका प्रयोग आप कहाँ पे करते हो? ठीक है, आंख है, इनका प्रयोग गलत कामों को देखने के लिए मत करिए। भगवान ने वाणी दिया है, इसका प्रयोग किसी को ऐसा मत बोल दीजिए कि उसको कांटे जैसा चुभ जाए, उसको तीर जैसा लग जाए, ऐसा मत करिए आप लोग। ठीक है, भगवान ने हाथ दिया है तो किसी को कष्ट मत पहुंचाइए। हाथ का प्रयोग दान देने के लिए होता है।
कान है न, कान का प्रयोग बड़ा बड़ा झुमका, तीन तल्लावा झुमका पहनने से नहीं होता है। कान का प्रयोग सुनने से होता है, अच्छा सुनने से होता है। ठीक है, चलो तो चलो भाई, ये सारी बातें हैं। प्रेम आइन श्री राधिका रसखान। बेटा रसखान ने क्या बताया? दिव्य प्रेम का वर्णन किया है। रसखान की यह कविता प्रेम और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। कहने का मतलब बेटा ये प्रेम आइन, आइन का मतलब क्या होता है आप जानते हो क्या? आइन का मतलब क्या होता है मुन्ना? आइन का मतलब होता है ये खजाना। आइन का मतलब होता है खजाना। ये कहते हैं प्रेम का खजाना है श्री राधिका, राधा रानी है, और प्रेम वरण नंद, नंद और क्या है? नंद बाबा, यानी नंद, नंद मतलब नंद के लड़के श्री कृष्ण भगवान। प्रेम के खजाना राधिका और श्री कृष्ण भगवान है, इनके बारे में बताया गया है। और करील के कुंजन ऊपर वारो, इनके एक और है, ये बताया गया है भैया। दोनों के बारे में बताए हैं। कहते हैं अति सुधो स्नेह को मारक है, घनानंद जी ने लिखा है बेटा। घनानंद की यह कविता प्रेम की सरलता और निष्ठा को दर्शाती है। घनानंद बेटा, ठीक है, घनानंद बेटा इनकी जो प्रेमिका थी, इनकी प्रेमिका इनको बहुत ज्यादा चाहती नहीं थी, लेकिन ये प्रेमिका को बहुत ज्यादा चाहते थे। उनके चक्कर में बहुत ही परेशान रहते थे, बहुत उथल पुथल मचाते थे। ठीक है, प्रेमिका इनको छोड़ के चली गई, बड़े परेशान रहते थे। इन्होंने एक दिन स्टेटस लगाया है, क्योंकि इनका को नंबर ब्लॉक कर दी थी, वो फोन वाला नंबर ब्लॉक कर दी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा फोन करते थे कि उठा ले उठा ले, और अपने घर पे रहती थी, वो कैसे उठा ले। तो एक दिन भैया वो जब नंबर ब्लॉक कर देती है तो ये मैसेज कर दे, स्टेटस लगाते हैं, गूगल खोलते हैं और कहते हैं कि प्रेम में दिल टूटने वाली शायरी, तो गूगल तुरंत दे देता है। जानते हो कौन सी शायरी दिया था? वो कहा कि उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक आज भी है, उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक आज भी है, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव पर बैठकर धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की चमक आज भी है। अब जब इधर से वो लगाते हैं ना, और उधर से जब वो देखती है इनकी प्रेमिका, वो क्या कहती है? वो जान जाती है कि वो हमारे लिए परेशान है, तो उधर से वो लगाती है कौन सा? कि बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, खूबसूरत बहुत है तो लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। भाई बेटा ये सब तो भाई अब के समय में चलता है, इनके समय भाई मोबाइल व्हाट्सएप नहीं था, समझ में आया? तो ये तो भाई कविताएं लिखने लगे, और बादल से कहते हैं कि जाओ, ये हमारे जिस प्रकार से आप हमारे आंगन में बारिश कराते हो, हमारे आंसुओं को लो और उनके जाके प्रेमिका के सुजान नाम था उसके आंगन में बारिश करा दो। ये सारी बातें हैं बेटा। ठीक है भाई, फटाफट परिवार करो। आज हम लोग तो भाई इंजॉय करने वाले हैं, आज तो हम लोग इंजॉय करने वाले हैं बेटा। ठीक है, एक बार परिवार को अपने लोग बढ़ाते रहो भाई, यार परिवार बढ़ नहीं रहा है। जल्दी बताओ भाई, जल्दी परिवार भाई बढ़ाओ, मजा आने वाला है यार। आज हम लोग आपके साथ जश्न करने वाले हैं और आप लोग भाई मजाक कर रहे हो। चलो भाई फटाफट करो। आज हम दीपक सर से गाना गवा देंगे एक, क्योंकि आज अपने इस परिवार का पहला फंक्शन होने चल रहा है और मैं दीपक सर से गाना आज गवा के रहूंगा। ठीक है, स्वदेशी कविता है। स्व मतलब अपने, देश मतलब देश, अपने देश के बारे में बताया गया है। प्रेमघन जी ने लिखा है। प्रेमघन की यह कविता स्वदेशी वस्तुओं के प्रति जागरूकता और समर्थन को बढ़ावा देती है। इसमें बताया गया है जागरूकता के बारे में, समर्थन के बारे में और उत्थान के बारे में। किसमें बेटा? स्वदेशी, जो अपने देश की बनी हुई वस्तुएं हैं उनके बारे में, और उनके प्रति क्या जागरूकता है, क्या समर्थन है, ये बताया गया है। अब बात करते हैं भारत माता बेटा। जरा देखिए कैसा कैसा मैं इतना पूरा फिगर के माध्यम से लिख करके कितना अच्छे से एक एक पॉइंट सजाया हूं बेटा।
तो इसमें कितनी मेहनत लगी है, जरा आप सोचो बेटा, कितनी मेहनत लगी है कॉलम बनाने में, समझाने में, ताकि मैं इसीलिए प्रयास कर रहा हूं ना मेरा हर बच्चा समझे। कौन लिखा है बेटा? भारत माता सुमित्रा नंदन पंत लिखे हैं। भारत की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया गया है, भारत की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताया गया है, देश प्रेम की भावना के बारे में बताया गया है। सुमित्रा नंदन पंत की यह कविता भारत की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। प्राकृतिक सुंदरता के बारे में और सांस्कृतिक धरोहर, जब पढ़ाऊंगा बेटा लाइन टू लाइन ना, तब मजा आएगा। ठीक है, चलो भाई, क्या है ये सब भाई? चलो नवीन जी जुड़ चुके हैं भाई। जो जुड़ता जाए अपने परिवार को बढ़ाता जाए, और ये टारगेट अपना विपिन सर की क्लास में, हमारी क्लास में आप लोग देख करके और हमको बेटा खुशी दीजिए। हमारी खुशी आप लोगों के हाथों में है। ठीक है, चलो सपना जी बेटा, सपना जी भाई फटाफट। एलोन बॉय जी हमारे साथ हैं। चलो, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर है बेटा। 1905 में स्थापना, जनतंत्र की स्थापना। रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता जनतंत्र के महत्व को दर्शाती है। यानी जनतंत्र मतलब होता है जो अपनी भारत की जनता है उसके महत्व के बारे में बताती है। उस समय अपना देश जो गुलाम होता है, और इस गुलाम जब था देश से बेटा ना, जो हमारे साथ हमारे वीर थे जो शहीद हो गए, उनका योगदान तो था ही बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे इन कवियों का भी योगदान था जो कविताएं लिख करके उनका उत्साहवर्धन करते थे और लगातार देश को आजाद कराने का प्रयास करते थे। उसी समय की बेटा बातें हैं। वो कहते हैं कि अब जो कुछ भी है, अब हमारा देश जग चुका है, देश के एक एक नागरिक जग चुके हैं, अब आप लोगों को भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये बातें बताई गई हैं। चलो बेटा, हिरोशिमा परमाणु त्रासदी की याद। भाई हिरोशिमा क्या है बेटा? जापान का एक दो शहर थे, एक हिरोशिमा था, एक नागासाकी था, दो जगह था। तो इसमें बेटा विनाश के बारे में बताया गया है, पीड़ा के बारे में बताया गया, शांति के बारे में बताया गया है। परमाणु बम ने हिरोशिमा को तबाह कर दिया। भाई परमाणु बम तो जरा देखो बेटा, सूरज न किस तरह से लोग तबाह हो गए हैं, अच्छी अच्छी सड़कें टूट गई हैं, मकान टूट गए हैं, और जो पशु पक्षी थे बेटा ना, जैसे ही अमेरिका ने बम गिराया था हिरोशिमा पे, जैसे बेटा क्या कहते हैं, कुकर में आप सब्जी चावल रख के सीटी मरवा दो, उसी तरह से वहां के लोगों की हालात हुई थी। उन सारे दृश्यों को बेटा इस पाठ के माध्यम बताया गया है। परमाणु बम ने हिरोशिमा को तबाह कर दिया था। पीड़ा, लोग आज भी उस त्रासदी को याद करते हैं बेटा। ये बताया जाता है कि आज भी जो हिरोशिमा में और नागासाकी में लोग होते हैं ना, वो बच्चे आज भी विकलांग पैदा होते हैं, आज भी उनको लोग भूल नहीं पाए हैं। लेकिन बेटा मैं ये कह सकता हूं, जितने तेज गति से जापान ने विकास किया है, वाकई में ये स्थिति, ये समय और ये उसका जो महत्व है, इसे भूला नहीं जा सकता है। शांति, हिरोशिमा अब शांति का प्रतीक है। अज्ञेय की यह कविता, अज्ञेय मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। हमें परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में बताती है, हमें शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। ये कविता बताती है कि हमें हमेशा अपने परमाणु हथियारों से सावधान रहना चाहिए, और हमें शांति बना करके, चाहे अपने परिवार में हो, चाहे पति पत्नी में हो, चाहे किसी अपने देश में हो, राज्य में हो। जिस प्रकार से बेटा आपका परिवार क्या है, आपका परिवार क्या है, जल्दी बताओ, आप लोगों का परिवार क्या है बेटा? ये बोर्ड, आप लोगों का परिवार है बोर्ड टॉपर्स। क्या है? ये आप लोगों का परिवार है बोर्ड टॉपर्स। किसी आपने बनाया है, तो आपको चाहिए ना इतने शांति से यहाँ पे आओ और शांति से पढ़ो, हमारी एक एक बातों को समझो, ताकि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो मैं उस मेहनत को मैं आपके ऊपर लागू कर सकूं, और आपको जो आपने सपना देखा है उसको मैं पूरा करा सकूं। बेटा जरा सोचिए, अपने माता पिता के उन चेहरों को देख करके याद करिए, क्या जो चीज आप कर रहे हो, आपसे ये उम्मीद वो लोग करते हैं? नहीं करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। एलोन बॉय बेटा बहुत मारेंगे, मजाक मत करना, खाली पढ़ो। चलो ये बेटा यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है, आगे चलते हैं।
एक वृक्ष की हत्या, ये पर्यावरण संरक्षण बताया गया है कि इसमें एक वृक्ष की हत्या के बारे में, वृक्ष के महत्व क्या है, वृक्ष की कटाई के बारे में, वृक्ष हमें जीवन देते हैं, ठीक है, हम वृक्षों को क्यों काट रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। कुंवर नारायण की यह कविता हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक करती है, हमें वृक्षों को बचाना चाहिए, चाहे बेटा वृक्ष हो, चाहे नदी हो, चाहे जो पर्यावरण है, हमें उनको बचाना चाहिए। जरा देखिए किस प्रकार से वृक्षों की कटाई हो रही है बेटा। आज एक कविता के माध्यम से यही सारी बातें इसमें कुंवर नारायण जी ने बताई है, कुंवर नारायण जी ने बताई है। बेटा फटाफट एक बार परिवार को आप लोग जोड़ो यार, परिवार में आज लोग बहुत कम हो गए हैं। आप लोग चाहोगे बेटा क्या आज अपना परिवार 2K का हो जाएगा? भाई बहुत सारे बच्चे समर्थन में हैं कि गुरुजी कर देंगे, और इसमें 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे नहीं हो पाएगा। तो बेटा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो क्या हमारी ये खुशी नहीं पूरी होगी? क्या मेरा सपना सपना रह जाएगा? क्या मैं 8 बजे केक नहीं काट पाऊंगा? ऐसा कैसे हो सकता है बाबू? आप लोग तो भाई पूरा कर सकते हो, करो यार पूरा इसको, ठीक है, लगाओ बाबू। चलो इतना प्यार से समझा रहा हूं। हमारी नीड क्या है बेटा, ये जरा देखिए बेटा, हमारी नीड में क्या बताया गया है। हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में जागरूक होना चाहिए, ये बताया गया है पाठ में। हमें अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। जिस प्रकार देखो लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपने अन्याय के लिए हमेशा आप लड़ो, हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। वीरेंद्र नंगवाल की यह कविता हमें सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती है, हमें चुप नहीं रहना चाहिए। यानी इस पाठ में सब कुछ देखो क्या लिखा गया है कि लोग बहुत भारी संख्या में आवाज उठा रहे हैं अपने किस लिए बेटा, अपने अन्याय के खिलाफ। जब बेटा मैं इस पाठ को पढ़ाऊंगा ना, अब जरा सोचिए कि मैं इतने एक स्लाइड में ला करके और आप पूरे पाठ को बहुत अच्छे ढंग से दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। मैं चाहता बेटा 5 मिनट बता करके आगे बढ़ जाता कि छोड़ो यार क्या मतलब पाठ में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अगर हमने सबसे अलग नहीं किया तो आप हमें चुने क्यों हैं, आप हमें यहाँ पे लाए क्यों हो बेटा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप सबके दिलों पे राज करने वाले, इस परिवार में लगातार दिन रात एक करके आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने वाले, हमारे कंधों से कंधा मिला के चलने वाले दीपक सर, आप लोगों के भैया, हम चाहते हैं कि प्लीज सर आ जाइए और बेटा 2000 सर के सम्मान में आप लोग पूरा करिए। सर आइए, स्वागत है आज। तो सर नमस्कार, प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। और मैं सर यहाँ पर आया हूँ, मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ और आपसे परमिशन लेने आया हूँ कि सर मैं केक लाने जाऊँ कि नहीं, आप बता दीजिए। प्यारे बच्चों एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बता दो हमको कि केक मैं मंगा लूँ कि नहीं। नहीं पता लगा भैया, केक मंगा लिया और 2000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, 2000 का हमारा परिवार भी नहीं हुआ और भैया केक ऐसे रखा रह गया। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग को लग रहा हो कि आज हमारा परिवार 2K का हो जाएगा तो कहिए केक लेकर आते हैं, तो नहीं तो रहन देते हैं सर। बेटा अब आप लोगों के हाथ में, मैंने पहले कहा कि क्लास को समाप्त होते होते आप लोग पूरा कर दीजिए, ठीक है। हर लोग क्या करिए, जितने आपके घर मोबाइल है सबसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों से करवा दीजिए यार, फटाफट हो जाए। दोनों भाइयों की जोड़ी आज साथ में केक काट दे यार, पहला सेलिब्रेशन हो जाए। आज पहला सेलिब्रेशन होगा प्यारे बच्चों आपके बोर्ड टॉपर्स का, है ना। आज आपने ये परिवार जो बनाया है, परिवार में पहली खुशी प्यारे बच्चों आपके साथ हम लोग साझा कर रहे हैं। ऐसी पता नहीं कितनी खुशियां हम लोग को साझा करने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लोग पहले के प्यारे बच्चों, कहते हैं ना जीवन में जो भी कुछ होता है पहला होता है प्यारे बच्चों, वो आजीवन याद रहता है ना। तो ऐसे ही आज हम लोग का जो ये सेलिब्रेशन होगा वो पहला सेलिब्रेशन होगा बोर्ड टॉपर्स का। ऐसे सेलिब्रेशन तो आगे जारी रहेगा, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो आज ही हम लोग सेलिब्रेट करें आपके साथ में, तो जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके मेरी क्लास प्यारे बच्चों 8 बजे है। अभी मैं आप सभी के सामने 8 बजे की क्लास लेकर आऊंगा। अगर आप लोग अभी हमसे ये कहोगे भैया
जाइए केक लेकर आइए, बाकी हम जिम्मेदारी संभालते हैं। लगभग 30 से 32 सब्सक्राइबर ही बचे हुए हैं, 30 से 32 भैया बहन बचे हुए हैं। अगर ये 30-32 लोग क्या करते हैं, अपने इस परिवार को एक परिवार को प्यारे बच्चों एक बच्चा सब्सक्राइब कर लेगा, 2000 का परिवार हो जाएगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केक कटिंग कर सकते हैं। आप लोग खुद से कमेंट करके बताओ। जाइए सर, आप लेके आइए, पूरा विश्वास है कि 8 बजे हम लोग जैसे पूरा होगा बच्चों ने कर देंगे। बेटा हम दीपक सर को भेज रहे हैं और आज हम लोग केक करेंगे और एक बढ़िया का गीत आपको सुनाएंगे अपने परिवार की खुशी में। बहुत खुश हो रहा हूँ बेटा मैं भी। तो हाँ भैया ले आइए, हो जाएगा 2 के। सानवी यादव कह रही हैं भाई विश्वास है हमको अच्छा अपने बच्चों पे, क्योंकि परिवार तो यार इन्हीं लोगों का है ना यार। बिल्कुल सर, परिवार तो इन्हीं का है, इन्हीं का परिवार है। जा रहा हूँ बच्चों केक लेके आने के लिए। क्या क्या खाना है आप लोग बता दो। समोसा खाओगे, जलेबी खाओगे, रसगुल्ला खाओगे या फिर गुपचुप खाओगे? यार मुंह में पानी आ गया भाई, सुबह से बैठा हूँ ऐसे। मटर बना, देखिए कितना बढ़िया मटर बनाया हूँ। मैं देख रहा था कि आप जो है लगभग 7-8 बजे ऑफिस आ गए थे और 7:40 हो रहा था। उसके बाद से सर शाम को 6 बजे क्लास ले रहे हैं, सिर्फ एक क्लास के लिए प्यारे बच्चों। इसके पहले इन्होंने कितनी मेहनत किया था और आज प्यारे बच्चों फिर भी आपके लिए 4 गुना 10 गुना मेहनत हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों आपको इसी परिवार इसी पे देखने को मिलेगा, सिर्फ बोर्ड टॉपर्स पर देखने को मिलेगा, जहां पर घिसा डाया। कहते हैं ना कि बेटा अगर आपको एक प्रमाण लेना है तो सिलेबस डिस्कशन आप 2-4 लोगों को देख लीजिए जो कराए हों। क्या ऐसा कोई कराया है? कोई नहीं कराया होगा। अगर करा दिया होगा प्यारे बच्चों ये वीडियो भी डिलीट कर दूंगा। अगर कोई करा, ठीक है, कोई इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको चैप्टर का सारांश है प्यारे बच्चों। अगर ये हमारी नींद चैप्टर है ना तो बताओ जागरूकता संघर्ष, मतलब ये 2 लाइन में आपको सर पूरा 2 लाइन में प्यारे बच्चों आपको पूरा चैप्टर समझा रहे हैं सर। तो सर जाए हम लेके आए? जाइए सर। बच्चों एक बार जल्दी से कमेंट कर दो कि मैं जाऊं कि नहीं। जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दो, क्या चाहते हो कि मैं जाऊं लेकर आऊं केक या फिर आज रहने देते हैं, कभी ना कभी तो पूरा होगा ही भाई। भाई सब कुछ काज भरत के हाथ है, तो बेटा सब कुछ काज वहां पे तो भरत के हाथ में था, लेकिन आज मैं या आज नहीं हमेशा मैं आप लोगों के हाथ में दूंगा कि सब कुछ काज बच्चों के हाथ है। ठीक है, जो आप लोग जाओ सर लेके आओ, 8 बजे हम लोग काटेंगे। बेटा विश्वास दे रहे हैं सर, लोग जा रहे हैं बच्चों केक लेके। एक बार सर कितने हुए हैं एक बार देख लेना सर, तो भी बता देना। ठीक सर, तो बेटा मैं बता देता हूँ आपको देख करके। दीपक सर देख ले रहे हैं एक बार। चलो, अक्षर ज्ञान बेटा अगला चैप्टर है। शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि पहला अक्षर, हाँ बेटा मात्र 20 सब्सक्राइबर बचे हैं और 20 से 19 बचे हैं। ठीक है, फटाफट कर लो। पहला अक्षर सीखना मुश्किल होता है। अक्षर ज्ञान बेटा ये बताया गया है ना, जब बच्चा पहला अक्षर सीखता है ना उसे बहुत परेशानियां होती हैं। अक्षरों से शब्द बनते हैं, यह भी बताया गया है। कौन लिखा है बेटा? अनामिका की यह कविता शिक्षा के महत्व को दर्शाती है। शिक्षा हमें बेहतर इंसान बनाती है। मैं थोड़ा सा बताता हूं। अनामिका जी अपने इस अक्षर ज्ञान कविता के माध्यम से यह बताना चाहती है, जिस प्रकार से एक बच्चे को, जब बच्चा शुरू में स्कूल जाना शुरू करता है, 4 साल का होता है, तो उसको क लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, उसको ख लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, उसको ग लिखने में, घ लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। और वह मम्मी उसके पास में बैठी होती है, सोचता है कि अगर नहीं लिख पाऊंगा तो मार खाऊंगा, डांट पड़ेगी। तो इस कविता के माध्यम से अनामिका जी ये बताना चाहती है कि कोई भी सफल व्यक्ति जब होने वाला होता है तो उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। वो कठिनाइयां किस प्रकार होती हैं? उस बच्चे की तरह होती है, लेकिन बच्चा जिस प्रकार से संघर्ष करके उसका ख ग घ को लिखते हुए कक्षा 2, 3, 4, 5, आज आप देखो हिंदी बहुत स्पीड में लिख लेते हो, चाहे जिस प्रकार की हिंदी हो। उसी प्रकार से बताते हैं कि व्यक्ति को अपना संघर्ष नहीं कम करना चाहिए और लगातार लगा रहना चाहिए बच्चों। ठीक है भैया, राजकिशोर के लिए समोसा लेते आना भैया। ठीक है, मंगा देते हैं भाई दीपक सर से हम। आप ही लोग के लिए यार हम लोग खड़े हैं, चिंता मत करना। ठीक है, भोग पहले आप ही लोग लगाओगे भाई। साक्षात देवी और देवता आप लोग हमारे लिए हो। लौट कर आऊंगा फिर, प्रकृति से प्रेम के बारे में बताया गया है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं भैया, जीवनानंद दास जी हैं। कौन लिखा है इसको? जीवनानंद दास जी हैं बेटा। ये
क्या बताया गया इस वजह, सोचिए, प्रकृति में अद्भुत सौंदर्य। वास्तव में बेटा ना, जीवनानंद दास जो होते हैं ये बंगाल के हैं। कहाँ के हैं बेटा? बंगाल के हैं बेटा। और बंगाल भाई जिसका जहां पे जन्मभूमि होता है तो कहीं ना कहीं बेटा उससे लगाव तो बहुत होता है, उससे लगाव तो बहुत होता है अपने जन्मभूमि से। अब ये बंगाल कहते हैं मैं लौट कर आऊंगा फिर। अगर मैं मान लो इस जन्म में मर गया, हमको जब अगला जन्म मिलेगा, चाहे मैं कबूतर बनूं, चाहे मैं बतख बनूं, चाहे मैं कौवा बनूं, चाहे मैं हंस बनूं, लेकिन चाहे जो कुछ भी बनूंगा मैं लौट करके आऊंगा। और बेटा बंगाल में धान की खेती बहुत होती है, चावल बहुत होता है, उनको अपने उस धान की खेत से बड़ा लगाव था। वो कहते हैं मैं अवावील पक्षी बन करके आऊंगा, चाहे कौवा बन के आऊंगा, चाहे जो कुछ भी बन के आऊंगा, लेकिन मैं अपने इस मातृभूमि को, जन्मभूमि को नहीं छोड़ूंगा। इतना ज्यादा प्रेम। जैसे हमसे कोई कह दे कि अगले जन्म में आप कहां भी जन्म लेना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा भाई अपने बिहार में। हमें अपने बिहार से प्रेम है, प्रेम तो अपने भारत से भी है, लेकिन उन भारत में सबसे ज्यादा कहां से है? अपने बिहार से है ना भाई, क्योंकि जहां से हम लोग भाई जन्मे हैं, जहां से हमको भगवान ने इस योग्य बनाया है, तो बेटा वही उत्तर आपका भी होगा। चलो भाई क्लास करते रहो, कब से चालू है बता रहे हैं। अगला चैप्टर है बेटा आपका चैप्टर नंबर 12, आपका गद्य खंड का, काव्य खंड का है, मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के हैं। इस पाठ में देखिए कितना बढ़िया मैंने चित्र लगाया है। एक बार आप लोग प्रणाम करिए, कि मैं भी प्रणाम कर रहा हूं कि राधा रानी, कृष्ण भगवान महाराज, कि हमारे इन बच्चों को आप लोग क्या दीजिए? साहस दीजिए, इनको शक्ति दीजिए, इनको सद्बुद्धि दीजिए, इनको अच्छा विचार दीजिए माता रानी, और इनके ऊपर कृपा बरसाइए। और मेरा परिवार आज 2000 का होते होते एक समय आइए परिवार 2 मिलियन का हो, और मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारे परिवार में सब सकुशल रहे। बेटा मैं प्रार्थना करता हूं माता रानी से। तो बेटा इसमें क्या कहा गया? मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के जो कवि है ना, वो भगवान के ऊपर कहते हैं कि प्रभु जिस प्रकार से मेरा अस्तित्व आपके लिए है, और उसी प्रकार से आप भी मेरे लिए हैं। कहते हैं मान लो अगर हम आपको बहुत मानते हैं, लेकिन जिस दिन ये भक्त न होंगे तो आपका पूजा करने वाला कोई होगा, आपको स्नान कराने वाला कोई होगा, आपको भोग प्रसाद देने वाला कोई होगा, या आपके लिए कोई घर बनवा पाएगा? तो भाई नहीं बनवा पाएगा। आज अगर ईश्वर का अस्तित्व है ये कहते हैं तो मनुष्य से है। मनुष्य मतलब भक्त से है, क्योंकि भक्त ही सुबह उनकी आरती करता है, पूजा करता है, उनको स्नान करवाता है, भोग लगवाता है, उनके लिए आवास की व्यवस्था करता है। कहते हैं प्रभु हमारी आवश्यकता आपसे है और आपकी आवश्यकता हमसे है, दोनों का एक दूसरे से तालमेल है। इस पाठ में इनकी ही बारे में बताया गया है बहुत अच्छे ढंग से। चलो चलो भाई, अभी मैं सबका कमेंट देखूंगा, अंत चिंता मत करना। अब बेटा हम लोग चलते हैं, अब कहानियों की दुनिया में चलते हैं। दही वाली मगम्मा बेटा, दही वाली मगम्मा बेटा, परंपरा और परिवर्तन, पारंपरिक जीवन। मगम्मा की कहानी ग्रामीण जीवन की झलक है, दही बेचकर जीवन यापन करती है। ये बेटा मगम्मा एक औरत होती है, इसका पति जो होता है वो खत्म हो जाता है, ये विधवा औरत है, इसके एक बेटा और एक बहू और इसका एक पोता होता है। बेटा ये दही बेचती है और परिवार की स्थिति के बारे में बताया गया है। इसकी बहू इससे झगड़ा कर लेती है, लेकिन ये अपने पोते से बहुत प्रेम करती है। तो ये सब बातें कहानी के माध्यम से बहुत अच्छी कहानी है। और मैं कह सकता हूं यहां से प्रश्न जो होते हैं ना बेटा, यहां से जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, बहुत दबा दबा के पूछे जाते हैं। ये कहानी आपने समझ लिया होगा। ढहते विश्वास, आपदा और मानवीय संवेदना, ये बेटा उड़ीसा की कहानी है। क्या है? प्रकृति का प्रकोप, बाढ़ और तूफान जैसी आपदाओं का सामना करना। इस कहानी में बताया गया है कि प्रकृति का प्रकोप यानी उड़ीसा में बाढ़ और सूखा के बारे में बताया गया है। वहां बाढ़ और सूखा बहुत आती है, उसी के बारे में चर्चा की गई है। मानवीय संवेदना, आपदाओं में लोगों की मदद करने की भावना। लोग क्या कहते हैं, एक सच्चा इंसान वही होता है, मनुष्य के अंदर संवेदना होनी चाहिए। ठीक है, आप में और पशु में क्या अंतर है बाबू? कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंतर इतना है कि आप पूजा पाठ कर सकते हो, आपके अंदर सहानुभूति होती है ना बेटा।
तो ये मानवता आपके अंदर है और ये होना चाहिए संकट के घड़ी में। विश्वास का टूटना, ठीक है, जैसे देखिए आप लोगों ने हमसे पढ़ना चाहा, दीपक सर से पढ़ना चाहा, आप लोग बेटा संकट में पड़े, हमारी ये मानवता थी, हम आपके लिए खड़े हुए, आप हमारे लिए खड़े हुए, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं बेटा, ये मानवता होती है। कठिन परिस्थितियों में विश्वास का कमजोर होना। सात कोड़ी होता, कौन लिखा है बेटा? सात कोड़ी होता, कि यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये बेटा बाढ़ आ जाती है और देखिए किस प्रकार से लोग बाढ़ में एकदम अपने आप को संघर्ष करते हुए पूरा गांव का गांव बह जाता है, लोग कितने मर जाते हैं, लोग सूखा पड़ जाता है, तब भी लोग हिम्मत नहीं हारते हैं। ये कहानी बताती है आपको। चलो, माँ क्या है? प्रेम और बलिदान का प्रतीक होती है माँ। जरा देखिए, मैं ऐसे माँ को प्रणाम करता हूं बेटा, ठीक है, मैं सभी माताओं को प्रणाम करता हूं। माँ का प्रेम बिना किसी शर्त के होता है, ये तो भाई सत्य है। तो भाई अगर आपसे माँ, आपकी भी माँ है, हमारी भी माँ है, सबकी माँ है, तो अगर आपसे माँ प्रेम करती है, क्या उनका कोई स्वार्थ है क्या? ना रे बाबा ना, कोई स्वार्थ है। दुनिया तो स्वार्थी हो सकती है लेकिन मां नहीं हो सकती है। बलिदान, मां अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग देती है। बिल्कुल सही है बेटा। एक ठंडी के महीने में जब बेटा बिस्तर गीला हो जाता है तो गीले की तरफ मां हो जाती है और सूखे की तरफ बच्चे को कर देती है। मां खुद को बीमार पड़ जाती है लेकिन बच्चे को बीमार देखना नहीं चाहती है, सब कुछ बलिदान कर देती है। सुरक्षा, मां हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करती है। कौन लिखा है? ईश्वर पेटलीकर की यह कहानी मां के प्यार को दर्शाती है। मां का प्यार दुनिया में सबसे अनमोल है बेटा, दुनिया में सबसे अनमोल है बेटा। फटाफट यार जल्दी से पूरा करो बाबू, दीपक सर चले गए हैं, उनको मैं भेज दिया हूं। मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात आके फंस चुकी है, तो क्यों नहीं भाई जल्दी से आप लोग कर देते हो लल्ला, जल्दी से मेरे बाबू परिवार में जुड़ जाओ यार। मैं थक गया हूं और आज मैं ये अनायास बोल दिया हूं क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, प्रयास करो बेटा, फटाफट हो जाए यार, ठीक है। हाँ, नहीं तो मैं कल ही करवाता, अगर जानता नहीं हो पाता तो। मैं बोल दिया हूं, दीपक सर चले गए हैं बेटा, जल्दी इसको कर दो। शहरी जीवन और अकेलापन, ये बेटा क्या है? नगर है। नगर के बारे में क्या बताया गया है? भीड़ में अकेलापन, शहर में लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं, शहर में भी लोग खुश रहने की उम्मीद रखते हैं। शहर में जीवन बहुत तेज और व्यस्त है बेटा, कहा है? व्यस्त जीवन है। शहर में रहने के लिए लोग को संघर्ष करना पड़ता है। सुनो कहानी सुनो, ये नगर कहानी में बताया गया है। एक वल्ली अम्माल जी हैं और उनकी एक लड़की होती है पापाती। क्या नाम है? पापाती नाम है बेटा। ये गांव की कहानी है। वास्तव में होता क्या है? पापाती को एक बार तेज बुखार आ जाता है। उनके जो प्राथमिक चिकित्सा थे गांव के, वहां के डॉक्टरों ने उनको मना कर देते हैं और कहते हैं वल्ली अम्माल से कि अपनी पुत्री को नगर में ले जाओ, बड़े शहर में लेके जाओ। और बड़े शहर में लेके जाती हैं, लेकिन वल्ली अम्माल पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। उनको इस काउंटर से उस काउंटर दौड़ना पड़ता है, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में जाकर के डॉक्टरों से मिलना पड़ता है। उनकी मदद कोई करने वाला नहीं होता है और अंत में वो परेशान होकर के, निराश होकर के अपनी बच्ची को लेकर के लौट आती है और कहती है कि चल के उसको कहीं मैं झड़ाऊंगी, फुकाऊंगी, ओझा वैद्य के पास दिखाऊंगी। ठीक है, ये बताया गया है। लोगों के पास समय नहीं था कि इस बच्ची की मदद कर देते। यही बेटा पाठ के बारे में बताया गया है। और आता है धरती कब तक घूमेगी। ये तो चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा। मैं इस चित्र को देख करके आंखें तो नम हो जाती हैं, कलेजा तो दहल जाता है। ये चित्र तो कुछ आपको बता ही रहे होंगे, कुछ आपको सिखा ही रहे होंगे कि क्या आखिर है इसमें। बेटा इस चित्र के माध्यम से ये बताया गया है कि एक सीता, इनके नाम क्या है बेटा? इस महिला की नाम क्या है? सीता नाम है, सीता नाम है। इस बेटा इसमें बताया गया है कि धरती कब तक घूमेगी, सामर दैया जी ने लिखा है। ये राजस्थान की कहानी होती है प्यारे बच्चों। एक माँ होती है और इनके 3 बेटे होते हैं।
एक माँ के कितने बेटे होते हैं लल्ले? 3 बेटे होते हैं। अंत में इनके पति जो होते हैं, पति की मृत्यु हो जाती है, 3 बेटों के बहू आ जाती हैं, 3 बेटों के बहू भी आ जाती हैं। अब होता क्या है मेरे भैया, जब बहुएं आ जाती हैं तो बहुएं जानती हैं, सास उसे देख करके गुस्सा करती है, जलन करती है। बेटा एक मतलब 3 क्या कहते हैं, इनको रोटी लेने के लिए एक एक पहर तीनों बेटों के यहां जाना पड़ता था। कोई खिलाने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि एक माँ 3 बच्चे को पाल देती है, लेकिन 3 बच्चे मिल करके एक माँ को नहीं पाल पाते हैं। ये बेटा बताया गया है इसमें। अंत में स्थिति ये आ जाती है, इनका बड़ा लड़का का नाम होता है कैलाश। कैलाश अपने दोनों भाइयों को बुला करके ये कह देता है कि माँ इधर उधर दौड़ दौड़ के जाती है, ये अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूं कि माँ को अब 50-50 रुपए हम तीनों लोग मिल करके दे दें, यानी महीने में 150 रुपए, और माँ अपना खुद खाना पीना बना ले। बेटा इस बात को जब माँ के सामने पेश किया जाता है तो माँ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, माँ की सांसें रुकने लगती हैं। माँ सोचती है कि मैं इसी दिन के लिए अपने बच्चे को पाली पोसी थी, क्या ईश्वर आपने हमको यही दिन दिखाने के लिए अभी तक जिंदा रखे हो। माँ सोचती है कि अब मैं बुढ़ापे में जब हमसे चला नहीं जाता है, मैं कैसे रोटी बनाऊंगी, मैं कैसे बर्तन को धुलूंगी। ये माँ सोच करके एक दिन रात में अकेले घर से निकल जाती है। तो बेटा शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य ये है बेटा कि जीवन में आप जिस परिस्थिति में रहिए, जिस हालात में रहिए, अपने माता और पिता के संग रहिए बेटा। वो आपसे 5 स्टार होटल और 7 स्टार होटल में भोजन करने के लिए नहीं कहते हैं। जो आप खाओगे नमक रोटी, वही माता पिता भी खाएंगे बेटा। लेकिन उनके लिए बेटा कभी उनको अकेला मत छोड़ना मेरे लल्ला, ठीक है। हाँ बेटा चलो चलो भाई, सारे बच्चे भाई देख रहे होंगे। अब बेटा हम लोग चलते हैं व्याकरण की दुनिया की ओर। बेटा व्याकरण की दुनिया की ओर चलते हैं। ये मैं सारे चैप्टर आपको पहले दिखा देता हूं। वर्ण विचार पढ़ने हैं, शब्द विचार पढ़ने हैं। भाई जल्दी जल्दी बताओ भैया, क्या इतनी बातें आप लोगों ने समझ गए? गद्य खंड, काव्य खंड, चलो भाई गद्य खंड, काव्य खंड और वर्णिका तीनों आप लोगों से बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर विपिन सर की सारी बातें आपको पसंद आ गई होंगी, एक एक चीजें, तो बेटा ये दिल वाला इमोजी भेजना। और मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर आपने हम पे विश्वास किया है तो कहीं भी जाके चेक करो यार, इतना बढ़िया कोई डिस्कस एक एक चैप्टर नहीं किया है। अब तो पूरी कहानी मैं आपको समझा दिया हूं, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर दिया हूं। तो बेटा एक बार इस सेशन को ये दिल वाला करना, और जल्दी जल्दी बेटा क्या करना, जल्दी जल्दी बेटा आप लोग क्या करना, सेशन में जुड़ जाना बच्चों। 8 बजे हमको केक काटना है। मैं दीपक सर को भेज चुका हूं, ठीक है, मैं दीपक सर को भेज चुका हूं बच्चों। जल्दी जल्दी बेटा जुड़ जाना। चलो भाई, चलो भाई, चले भैया। हाँ अब हम लोग चलते हैं। हाँ वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य है, लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, वाच्य है, संधि है, समास है बेटा। हाँ समास है बेटा, और संज्ञा है, सर्वनाम, संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, मुहावरा, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, शुद्ध वर्तनी है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द होते हैं। इन सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे बेटा, ठीक है। इन सारी चीजों को हम लोग व्याकरण के अंतर्गत समझेंगे बेटा। क्लास आपकी बस बेटा 10 मिनट की क्लास और बची है। हमको तो लगता है कि आप लोग पूरा नहीं कर पाओगे। क्या यार, हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी और दीपक सर केक भी ले लेंगे, तो अपने परिवार में पता नहीं कहां लोग सो रहे हैं यार, पता नहीं कैसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हम तो बड़ा विश्वास किए थे आप लोगों के ऊपर कि आप लोग पूरा कर दोगे बेटा। 8 बजे मैं केक काट लूंगा। चलो वर्ण विचार है बेटा, इसमें सारी बातें बताई जाती हैं कि आपके कहां से, जिह्वा से, कंठ से, तालु से, मूर्धा से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। ये फिगर के माध्यम से आप देख रहे होंगे बच्चों। शब्द विचार बेटा, हम लोग सारे शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है, शब्दों का महत्व कैसे होता है, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द क्या होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी शब्द क्या होते हैं,
विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं, सारी बातें बेटा मैं इस शब्द विचार के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। आगे चलते मेरे लल्ला, वाक्य क्या होता है बेटा, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य का निर्माण कैसे होता है, कौन से वाक्य शुद्ध होते हैं, शुद्ध वाक्य पहचानने की ट्रिक क्या होती है, ये सारी बातें बेटा कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके भैया बताएंगे, जिसके दम पे आप लोग यहाँ पे हैं। जो आपके भैया आपके प्यार की वजह से यहाँ पे हैं वही बताएंगे बेटा, ठीक है। चलो, लोग रटा रटाया क्वेश्चन करते हैं। लिंग और वचन बेटा 2 चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपके बीच में। लिंग कैसे पहचानते हैं, क्या हर शब्द का स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है या हर शब्द का पुल्लिंग बनाया जा सकता है। वचन के बारे में बताएंगे कि दूध में, पानी में, लज्जा में, चिकनाहट में, घबराहट में, प्यार में, मोहब्बत में, इसमें कौन सा वचन होता है, कौन सा लिंग होता है, सब कुछ चर्चा करूंगा बेटा, बस साथ बने रहिएगा। जो बच्चा हमसे पढ़ा है, हिंदी का पेपर आप लोग दे के आए होंगे तो आपको प्रमाण की आवश्यकता तो है नहीं, ठीक है, तो सब कुछ मैं दिखा रहा हूं। चलो चलो भाई अपना परिवार जल्दी से पूरा कर दो भाई, अपना परिवार। जो बच्चे नए मेहमान आए हैं जुड़ते जाएं भाई, जुड़ते जाएं बेटा। कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, सबके बारे में पढ़ेंगे। जो इसके अपवाद होते हैं, अपवाद कोई नहीं पढ़ाता है और एग्जाम में वही पूछता है, उसको केवल आपके भैया पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, जैसे मैं कह देता हूं मैं माता पिता को प्रणाम करता हूं, और जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं को देख करके वो कर्म कारक मार देते हैं बेटा, और यही तो हर लोग पढ़ाते हैं। लेकिन बेटा ये अपवाद होता है, यहाँ पे संप्रदान कारक होता है, ठीक है। चलो, काल भाई, काल के बारे में बात, जिसे आप टेंस कहते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होता है बेटा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है बेटा। सबके बारे में, प्रेजेंट के आपके 5 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट के कितने प्रकार होते हैं बेटा, प्रेजेंट के 5 प्रकार होते हैं। भूतकाल के आपके 6 प्रकार होते हैं बेटा, और भविष्य काल के आपके कितने प्रकार होते हैं, भविष्य काल के आपके 3 प्रकार होते हैं। भविष्य काल के 3 प्रकार होते हैं। चलो, अब वाच्य के बारे में पढ़ेंगे बेटा, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में वॉइस कहते हो। ये 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य पैसिव वॉइस, भाववाच्य बेटा होता है। उसमें आपके 2 एक्टिव और पैसिव, इसमें आपके 3 होते हैं बेटा। इनके बारे में बताऊंगा। और बेटा मतलब संधि के बारे में, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये सारी संधियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। और मुहावरे और लोकोक्ति, इन सारी बातों के बारे में चर्चा करूंगे बेटा। जब मैं ऐप के बारे में बताऊंगा, ऐप के बारे में समझाऊंगा। तो भाई ये अपना यहीं तक सफर था बच्चों। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाया। क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आया होगा आप लोगों को। तो जो मेहमान बेटा हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उस मतलब परिवार में जुड़ जाएंगे बेटा, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों, तो अपना 2000 पूरा हो जाएगा। लेकिन बेटा हमको तो नहीं लगता है कि 2000 आज पूरा हो पाएगा, ठीक है भाई। मैंने कहा था दीपक सर चले गए भाई। जैसे ही आप लोग YouTube पे सर्च करते हैं बिहार बोर्ड 10th बोर्ड टॉपर्स, वहां पे लिंक आ जाता है बेटा। मैं फिर से बता रहा हूं किसका बेटा, अपना एक बोर्ड टॉपर्स शॉर्ट्स करके YouTube चैनल बना है, उस पर केवल शॉर्ट्स जाती हैं। अपना टेलीग्राम बन चुका है, अपना इंस्टाग्राम पेज बन चुका है, अपना ऐप भी वहां पे बन चुका है। लेकिन ऐप को अभी आपको डाउनलोड कर लेना है, लेकिन पेमेंट वगैरह कुछ नहीं करना है। तब तक नहीं करना है जब तक हम या दीपक सर आकर के आपको कुछ ऐप के बारे में बता न दें कि ऐप को कैसे चलाना है, आपको क्या क्या उसमें फीचर्स हैं, ठीक है। सारी बातें हम लोग बताएंगे बेटा। कुछ भी आपको अपना पैसा भी नहीं देना है, केवल हमारे साथ जुड़ करके एंजॉय लेना है आपको, ठीक है बेटा। चलो तो बेटा जल्दी जल्दी बेटा आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे बेटा। और आज के लिए मुन्ना इतना ही काफी है। कितना? हाँ, और बेटा 8 बजे आपके दीपक सर आ रहे हैं। 8 बजे बेटा आपके कौन आ रहा है भाई? 8 बजे आपके जो दीपक भैया हैं, जो 8 बजे आपके दीपक भैया हैं वो आ रहे हैं बेटा। आपको पढ़ाने के लिए तैयार रहिएगा भैया, बहुत बेहतरीन तरीके से, और केक काटने के लिए भी आ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी बेटा इसको आप लोग पूरा कर दीजिएगा, सरप्राइज दे करके पूरा कर दीजिएगा कि आइए सर आइए, स्वागत है। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। हर बच्चे शेयर करेंगे बेटा, केक हम लोग काटेंगे। जय हिंद, जय भारत।